चलिए नेक्स्ट। इसका बताइएगा 24। देखिएगा, त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज बनाइए एबीसी, एक त्रिभुज बनाए एबीसी, है ना। ए बी आपका 13 सेंटीमीटर है ना। बीसी आपका 12 सेंटीमीटर है और एसी आपका 12.5 सेंटीमीटर है। एक दूसरा त्रिभुज डीईएफ है, एबीसी के समरूप है। एक त्रिभुज है जो कि समरूप है एबीसी के, वह त्रिभुज है डीईएफ। ठीक है, डीईएफ में डीई आपको 26 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है, ईएफ का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग भुजा का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो आप अगर ये दोनों रेशियो लीजिएगा तो ए बी बटे बी सी यानी कि 13/12। तो इधर से कौन सा रेशियो लीजिएगा, 26 बटे में ई एफ। तो 26 बटे में ई एफ आ जाएगा, 13 दूना 26 यानी कि ई एफ का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया, है ना। तो समरूप त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग भुजा का रेशियो आपस में बराबर होता है और क्षेत्रफल जो होगा भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट। इसका कोई बना है, कितना, 70 आया। चलिए देखिएगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। दो टावर के बीच क्षैतिज दूरी जो है 60 मीटर है। ठीक है, पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है। देखिएगा, जब भी दो टावर का शीर्ष का आपस में कोण बनाता है तो एक टावर जरूर आपका बड़ा रहा होगा और एक दूसरा टावर जरूर छोटा रहा होगा, तब ना आपका ये शीर्ष आपस में कोण बनाएगा कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, दो टावर के क्षैतिज दूरी, ये दोनों टावर का क्षैतिज दूरी जो है वह 60 मीटर है। ठीक है, पहले टावर के शीर्ष से, पहला टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष के बीच अवनमन कोण जो है यह 45 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई, मान लीजिए कि ये पहला टावर है, ये दूसरा टावर है, दूसरे टावर का टोटल ऊंचाई 130 मीटर है। तो आपसे क्या पूछा है, ये पहले टावर का ऊंचाई पूछा है। आप हमें ये बताइए, ये क्षैतिज दूरी 60 है तो यह भी तो 60 होगा। अगर हम इस त्रिभुज को ए बी और सी का नाम दे दें तो आपको क्या बताए थे कि अगर 90 के साथ यह आपका 45 डिग्री रहा हो तो यह रेशियो क्या होता है, 1/√2 का रेशियो होता है। आप बताइए कि ये आपका 45 है तो ये आपका 1 रहा होगा और ये भी आपका 1 रहा होगा, है ना। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 60 के बराबर है ना। तो ये 1 यूनिट आपका कितने के बराबर हो जाएगा, ये भी 60 के बराबर हो जाएगा। 130 में ये ए बी का लंबाई 60 है तो बाकी जो ये लंबाई बचा यह कितना हो जाएगा, टोटल 130 है तो 130 में 60 घटा दीजिए, 70। तो ये 70 है तो ये वाला कितना हो गया, 70 हो गया। तो रेशियो से तुरंत 2 सेकंड में आपका सवाल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। कोई फॉर्मूला एकदम बिल्कुल नहीं लगाना। हाइट एंड डिस्टेंस का मोस्टली सवाल आपका 70% सवाल ट्रिग्नोमेट्री आपका जो समकोण त्रिभुज का रेशियो है उसी से बनेगा। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट, फास्ट होंगे तो बोलिएगा। अब देखिए ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी से विभाजित किया जा रहा है, एक टर्म से x+3 से विभाजित किया जा सकता है, पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। यानी कि पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है, इसका शेषफल 0 होना चाहिए, है ना। पूर्णतः कब विभाजित होगा, जब ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा, x+3 आपका 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, -3। तो अब x का मान इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस k इंटू -3 -3 -6, अगर पूर्णतः विभाजित है तो बराबर 0, तो k का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, 9 - 3k -6 बराबर 0। 3k बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो k का मान कितना आ गया जी, 1 आ गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, k का मान 1 आएगा, -1 नहीं आएगा। तो जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विभाजित किया जाता है पूर्णतः, उस टर्म को आप क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, है ना, और 0 के बराबर करके x का वैल्यू पुट कर देंगे फिर से इक्वेशन में। चलिए नेक्स्ट, देखिए रेलगाड़ी का सवाल, इसका कितना आया, कितना, 176। चलिए देखिएगा, एक ट्रेन जो है 8 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, देखिए यहां पर व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, भले ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा है जब, लेकिन आदमी को ही सिर्फ पार कर रहा है। आदमी को पार करेगा तो ट्रेन खुद का लंबाई पार करेगा, है ना। आदमी को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, उसका चाल तो वही रहेगा, चाल तो बराबर ही रहेगा ना, चाहे आदमी को पार करवाइए या प्लेटफॉर्म को, तो चाल को ही बराबर कीजिए इस सवाल में। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो पहले किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन खुद की लंबाई के इतनी दूरी तय करेगी, तो ट्रेन की लंबाई मान लिए l, तो चाल बराबर दूरी या बटे में समय, समय कितना है 8 सेकेंड। इसी चाल से प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 264, कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में, है ना। यहां से आप l का वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 5l अगुने 2l, तो 5 में से 2l घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3l बचेगा, है ना। 2 से गुना कर दीजिएगा 264 में, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5, 528, तो 3 एकम 3, 2 3 चौके 12, 5 में से 2 गया 3, 3 एकम 2, 3 चौके 12, पूरा नहीं कट रहा है क्या, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये 5l 2l 3l गया, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5, 3 एकम 3, 2 3, हाँ तो ठीक तो है, 3 एकम 3, 3 सते 21, 1 3 छा के 18, l का वैल्यू कितना आ जाएगा 176 मीटर, ठीक है, तो कटा रहे हैं 176। आज का सेट लगता है थोड़ा इजी है क्या, चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा ये रिचर्ड की एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 25 किलोमीटर जैसे ही तय करता है तो 1 लीटर पेट्रोल वो खपत करता है। यदि पेट्रोल का मूल्य 75 रुपया प्रति लीटर है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल का कीमत है 75 रुपया, तो
उसी कार को 1500 रुपये में पेट्रोल की कितनी दूरी तय करेगी? तो पहले तो यह पता कीजिए कि 1500 रुपया में आप कितना पेट्रोल खरीद रहे हैं। 1500 रुपया में कितना पेट्रोल खरीद रहे हैं यह पता कीजिए। तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम 75 रुपया, आपके पास है 1500 रुपया, तो कितना लीटर खरीद लीजिएगा? 20 लीटर खरीद लीजिएगा। 20 लीटर पेट्रोल आप खरीद लीजिएगा। और 20 लीटर पेट्रोल जब आपके कार में हो गया तो वह कितना दूरी तय करेगा? तो 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो 20 लीटर में कितना हो जाएगा? 25 गुना 20, यानी कि 500 किलोमीटर वह कार जा सकता है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 500 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा रिचर्ड का कार। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, एक टंकी में 2 प्रवेश पाइप है, ठीक है, जो क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। एक मान लीजिए कि एक पाइप का नाम है ए, वह 10 घंटा में भर सकता है। दूसरा पाइप बी है, वह 15 घंटे में भर सकता है। एक निकासी नल है जो कि पानी को निकालेगा, पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो मान लीजिए सी एक निकासी नल है, नेगेटिव से डिनोट कीजिए, 12 घंटे में यह खाली कर सकता है। ये सभी तीनों पाइप एक साथ एक खाली टंकी में खोल दिया जाए तो उस टंकी को भरने में पूरी तरह से कितना समय लगेगा? तो पहले तो 10, 15, 12 का आप एलसीएम ले लीजिए। टंकी का क्षमता आ गया तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 60 आ गया। तो ए के भरने की क्षमता कितना? 6, बी के भरने की क्षमता कितना? 4, और सी के निकालने की क्षमता कितना? 5 से निकालेगा, यानी कि ये दोनों मिलकर 10 भरेगा, ये 5 निकाल देगा। तो कितना फिर भी भरा? 5 भरा। तो तीनों मिलकर अगर करे तो कितना समय लेगा? तो 60/5, यानी कि 12 घंटा लेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट करें। अब ध्यान से देखिएगा, अनिल एक काम को 6 दिन में, अब बीनू उसी काम को अकेले 8 दिन में करता है, ठीक है। अनिल को ए से डिनोट कर दीजिए, ये 6 दिन में किया। अनिल कितने दिन में? 6 दिन में। बीनू को बी से डिनोट कर दीजिए, वह 8 दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है बीनू, ठीक है। अनिल और बीनू ने इस काम को करने के लिए 240 रुपया लिया। दोनों मिलकर काम करेगा तो 240 रुपया लेगा। लेकिन जैसे ही काम स्टार्ट किया उसके साथ एक तीसरा बंदा चित्रा भी आ गई, ठीक है। उसकी सहायता से यह काम 3 दिन में खत्म हो गया। यानी कि अब तीनों मिलकर कर रही है, अनिल, बीनू और सी से चित्रा, ये 3 दिन में ही खत्म कर दी। अनिल को चित्रा से कितने रुपये अधिक मिलेंगे? आप बताइए कि जब भी एक साथ काम किया जाता है तो मजदूरी जो है उसके क्षमता के अनुपात में मिलता है ना। तो तीनों मिलकर ही ना काम कर रहा है, तीनों का क्षमता बताइए तो कितना है? आप बताइए, पहले तो टोटल वर्क बताइए। 6, 8, 3 का एलसीएम 24 हो जाएगा। ए का कार्य करने का क्षमता 4 है, अनिल का, बीनू का है 3, और तीनों मिलाकर है आपका 8। तो आप बताइए, अनिल, बीनू और चित्रा, तो ये अगर 4 करता है, ये 3 करता है, और तीनों मिलकर 8 करता है, तो सी का कितना रेशियो हो गया?
सी का इफिशियंसी 1 हो जाएगा कि नहीं? तो इसी रेशियो में ना आपका मजदूरी बटेगा। तो टोटल आपका कितना हो गया? 4 3 7 1 8। ये 8 यूनिट कितना में बटेगा? 240 में। तो आपसे पूछा है कि ये 30 गुना हो गया कि नहीं? आपसे पूछा है अनिल को चित्रा से कितने रुपये अधिक दिए जाना चाहिए। तो चित्रा से आप बताइए अनिल को कितना अनुपात में ज्यादा मिल रहा है? 3 ज्यादा मिल रहा है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा, है ना? कितना अधिक? तो 90। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो जब भी आपका एक साथ काम हो तो मजदूरी जो है उसके क्षमता के अनुसार मिलता है, और काम अलग अलग हो तो मजदूरी उसके काम के हिसाब से मिलता है ना? चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका बताइएगा। देखिए पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है, तो कैपेसिटी का रेशियो आपको दे दिया गया है। क्यू से 2 गुना कौन है? पी है। तो यानी कि ये 1 घंटा में 1 काम करेगा तो ये 1 घंटा में 2 काम कर देगा, है ना? ये कैपेसिटी का रेशियो हो गया। क्यू एक काम को करने में 12 दिन लगाता है, यानी कि इसका क्षमता 1 दिन में 1 कार्य करने का है, तो इसको 12 दिन अगर लग रहा है तो टोटल वर्क कितना हो गया? 12 हो गया कि नहीं? दोनों एक साथ काम करे तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यह आपसे पूछा गया। तो एक साथ में टोटल वर्क करना है 12, और 1 दिन में दोनों मिलकर काम करेगा कितना? 2 + 1 3। तो कितना दिन इसको लग जाएगा? 4 दिन। अगर साथ मिलकर काम करेगा तो 4 दिन में खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। तो जब भी किसी का क्षमता दिया रहे और उसका टोटल समय दिया रहे तो टोटल वर्क वहीं से निकाल लीजिए। समय गुना उसका कैपेसिटी हो जाता है टोटल वर्क। चलिए नेक्स्ट। देखिएगा बैंक में दीपा 6,250 रुपये की राशि जमा करती है। कितना मूलधन जमा किया बैंक में? दीपा 6,250 रुपये की राशि जमा करती है। 2 साल के बाद वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इसको कितना अमाउंट प्राप्त हुआ? ये तो अमाउंट हो गया ना। जब बैंक वापस करेगा तो ब्याज और मूलधन दोनों साथ में देगा। ये 7,840। तो ब्याज का दर क्या है? तो जब भी P और A का रेशियो दिया रहे तो आप इसको पहले, सबसे पहले अगर सरलतम रूप होता है तो इसको सरलतम रूप में ले आइए, है ना? समय आपका कितना दिया हुआ है? 2 साल दिया हुआ है। तो अगर समय 2 साल दिया हुआ है तो दिए गए मूलधन और दिए गए अमाउंट का स्क्वायर रूट ले लीजिए। ये 625 का स्क्वायर रूट, ये 784 का स्क्वायर रूट। 625 का स्क्वायर रूट कितना? 25। 784 का स्क्वायर रूट कितना? 28। 25 से 28 हो रहा है तो कितना से बढ़ गया? 3 से बढ़ गया। तो इसलिए रेट बराबर क्या हो जाएगा? 3 बढ़ा कितना में? 25 में, गुना 100। तो ये हो गया 12%, है ना? कोई फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत। अगर आपका 2 साल के जगह 3 साल दिया रहेगा तो मूलधन और अमाउंट का क्या कीजिएगा? क्यूब रूट ले लीजिएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, इसका आया है कितना? ए नंबर। चलिए 6600 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि पहले भाग पर
3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष की दर से 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 4 वर्षों में प्रतिवर्ष 9% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज आपस में बराबर है। जब भी कोई राशि दिया रहे उसको 2 भाग या 3 भाग में बांटना हो और प्रत्येक भाग से प्राप्त जो साधारण ब्याज है वह बराबर हो तो दोनों भाग का आपका रेशियो क्या हो जाता है। मान लीजिए कि पहला भाग P1 है, दूसरा भाग P2 है। अगर साधारण ब्याज बराबर हो तो रेशियो हो जाएगा 1/R1T1 अनुपात ये 1/R2T2। जब साधारण ब्याज बराबर हो तभी ये आप रेशियो लगाइएगा, ठीक है। तो आपका ये देखिए 1/R1 कितना है 10% और T1 कितना है 3 वर्ष, तो 10 गुने 3 कितना हो गया 30, ठीक है। ये R2 कितना है 9% और वर्ष कितना है 4, तो 9 चौके 36 हो गया। अनुपात को छोटे रूप में कर लीजिए, अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, 6 पंचे 30, 6 छाके 36। आप बताइए ये 1/5 है, ये 1/6 है, तो दोनों में 30 से गुना कर दीजिए तो ये 6 और 5 के रेशियो में आ गया। यानी कि P1 6 है अनुपात में, P2 5 है अनुपात में। अगर दोनों मिलाकर देखा जाए तो यह कितना है अनुपात में 11 है, जबकि सवाल में दिया हुआ है यह दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 6600। तो ये आपका 6600 रुपया है। ये कितना गुना है 600 गुना है, तो पहला भाग का राशि कितना हो गया 600 3600 और दूसरा भाग का राशि कितना हो गया 3000, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर किए हैं आप लोग। तो जब भी साधारण ब्याज बराबर हो आपस में और मूलधन को 2 भाग या 3 भाग में बांटना हो तो यही रेशियो आप लगाइएगा। इस पे एक तरह का सवाल और आता है, मिश्रधन आपस में अगर बराबर हो तो आप क्या कीजिएगा 100 प्लस R1T1 कर दीजिएगा, सब में 100 प्लस कर दीजिएगा। वैसा भी सवाल आप आगे आने वाले टेस्ट में आपको दिखेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसका कोई बना है। देखिएगा वैट शामिल करने पर, वैट का मतलब VAT वैल्यू एडेड टैक्स, वैट है ना। शायद ये अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ये लागू हुआ था कि एक टेलीविजन का मूल्य जो है 14,000 रुपया हो जाता है यदि वैट का दर 12% है, तो टेलीविजन का मूल कीमत क्या है आप बताइए। वैट शामिल होने के बाद ना 14,000 है, तो इस 14,000 में यानी कि वैट का जो दर है 12% वो भी शामिल है, यानी कि ओरिजिनल मूल्य जो है वह 14,000 से कम है। तो ओरिजिनल मूल्य आपको निकालना है। आप ये हमें पहले बताइए कि 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है 4/25, सॉरी 3/25, ये आपका 3/25। तो 25 आपका अगर ओरिजिनल मूल्य है, वास्तविक मूल्य है, वास्तविक मूल्य है, तो इसका 12% कितना हो गया 3, यानी कि वैट लग गया 3 का। तो बाजार में उसका कीमत कितना हो गया 28 का हो गया। ये 28 यूनिट कितने के बराबर 14,000 के बराबर है। ये इसका कितना गुना दिख रहा है 500 गुना दिख रहा है।
तो आपसे वास्तविक मूल्य पूछा है, तो ये 500 गुना नहीं ले लीजिएगा, 25 पचे 125, 12,500 रुपया आपका वास्तविक मूल्य हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। इसका बताइएगा। देखिए ना, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कई बार आया आपके मॉक टेस्ट में। जब भी आपका लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के रूप में रहे, तो आप लाभ दिया रहे तो लाभ का इक्वेशन बना लीजिए, या हानि दिया रहे तो हानि का इक्वेशन बना लीजिए। आप पहले यह बताइए कि यहां लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम हो, है ना। तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तभी आपको लाभ होगा। यानी कि इक्वेशन जो बनेगा वह विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, तब लाभ के बराबर होगा। तो 12 पेन अगर बेचता है तो 12 पेन का विक्रय मूल्य, तो 12 पेन बेचा तो ये 12 पेन खरीदा भी होगा, तो 12 पेन का क्रय मूल्य इसमें से घटा दीजिए। तो ये लाभ माइनस क्रय मूल्य, ये सॉरी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया, इसके बराबर लाभ होता है। तो लाभ किस रूप में हो रहा है? 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ 2 पेन का विक्रय मूल्य यानी कि 2SP कर दीजिए। यहां से CP/SP का रेशियो निकाल के लाभ प्रतिशत नहीं निकाल लीजिएगा? बताइएगा, 12SP इधर आएगा तो 10SP हो जाएगा, उधर जाएगा 12CP हो जाएगा, तो यानी कि 12CP बराबर 10SP हो जाएगा, है ना। 2 छा के 12, 2 पंचे 10, यानी कि CP और SP का जो रेशियो होगा वह 5 और 6 का रेशियो। 5 का चीज 6 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर निकाल लीजिए, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है? 5, तो 20% का लाभ। तो ये इक्वेशन बनाइएगा ना, तो कहीं कोई तरह का दिक्कत कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा, ना किसी फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु को 20% की हानि पर 2400 रुपया में बेचा गया। यानी कि किसी भी वस्तु को हानि 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो यानी कि उस वस्तु का कितना प्रतिशत बच गया? 80% बच गया। यानी कि 80% का वैल्यू जो है वह 2400 के बराबर है। तो आप बताइए, यहां से 1% का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? 30 ना जी, 300 का है होगा, 30 होगा। तो आपसे किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था 3000 रुपया, इसलिए 2400 में बेचे तो 20% का हानि हुआ था। अब 3000 रुपये के चीज को 20% के लाभ पर बेचने पर उसे कितना विक्रय मूल्य होगा? तो इसको 20% के लाभ पर बेच दीजिए, है ना।
तो 20% कितना होगा? 600, यानी कि 3600 में आपको बेचना पड़ेगा। कहीं कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अच्छा, हमें लग रहा है कि 20 से ऊपर सबका स्कोर हुआ होगा। कितना बना? चलिए नेक्स्ट करेंगे। बताइएगा, किसी परीक्षा में कुल छात्रों के 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। 15% हिंदी में फेल हुए और 5% दोनों में फेल हो गए। तो फेल का वेन डायग्राम आप बना लीजिए, है ना। तो मान लीजिए कि यह पहला सर्कल जो है ये हिस्ट्री का है, आपका हिस्ट्री का है ना। और ये आपका एक सर्कल है हिंदी का, ये आपका हिंदी का हो गया। तो वेन डायग्राम में क्या कहते हैं कि जो दोनों में मौजूद हो उसी को पहले फुलफिल करते हैं। तो दोनों में कौन है? 5% दोनों विषय में फेल हो गया, तो बीच में क्या भराएगा? सबसे पहले 5%, है ना। ये फेल का वेन डायग्राम बन रहा है, फेल स्टूडेंट का वेन डायग्राम बन रहा है। ठीक है, आप बताइए कि कुल छात्र का 20% हिस्ट्री में फेल किया है, तो 20% में 5% आ चुका है, तो कितना प्रतिशत और बच गया? 15% और बच गया। तो हिस्ट्री का 20% का फेल आपका पुड़ गया कि नहीं? 5%, 15%, 20%। आप बताइए, हिंदी में 15% अनुत्तीर्ण हुआ, तो 15% में ये 5% आ चुका है इस हिंदी वाले पार्ट में, तो इसमें आपका और कितना बच गया? 10%। यानी कि इतना ही विद्यार्थी फेल हुआ है। 5% दोनों विषय में फेल, 15% हिस्ट्री में फेल, सिर्फ हिस्ट्री में, और 10% सिर्फ हिंदी में। तो अब जो बाकी रेस्ट स्टूडेंट बचा वह फेल हुआ ही नहीं किसी सब्जेक्ट में, यानी कि वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गया। तो दोनों सब्जेक्ट में पास कितना हो गया? 100 में से घटा दीजिए, 10, 15, 5, 20, 10, 30, तो यानी कि 70% दोनों विषय में पास हुआ। यही आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी, दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट। एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिलते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है। आप बताइए कि 20% इस विद्यार्थी को अंक मिला, 30 अंक से फेल हो गया, यानी कि 30 अंक और ले आते तो यह पास हो जाता कि नहीं। दूसरा विद्यार्थी है वह 32% अंक लाता है उसी परीक्षा में, और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है उससे 42 अंक अधिक ले आता है, यानी कि जस्ट 42 अंक और कम ले आते तो एग्जैक्ट वह पास होता। तो यह भी एग्जैक्ट पास होता, यह भी एग्जैक्ट पास होता। तो यहां पर देखिएगा, इस तरह के सवाल में आप क्या करते हैं कि प्रतिशत अंक जो है वह हमेशा घटाते हैं, हमेशा घटाते हैं। तो 32 में से 20 घट गया तो कितना बचा? 12%, है ना। क्यों घटाते हैं फाउंडेशन में पूरा एक एक चीज डिटेल बताएंगे। आपका देखिएगा, ये 30 अंक अधिक ले आता है, ये 42 अंक और इसको कम लाना है ना। 30 अंक से ये फेल हो रहा है, 42 अंक अधिक ला रहा है। तो जब एक फेल हो एक पास हो तो अंक को क्या कीजिए? आप जोड़ दीजिए। अगर दोनों पास रहता तो अंक को क्या करते? घटा देते। दोनों फेल रहता तब भी अंक को घटा देते।
प्रतिशत वैल्यू को हमेशा घटाना है। अगर ये फेल है, ये पास है, तो एक फेल हो एक पास हो, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 12% 72 अंक के बराबर है। तो 1% कितने अंक के बराबर, 6 के अंक। अगर हमसे पूरा परीक्षा का फुल मार्क्स पूछा जाए, अधिकतम अंक, तो यानी कि 600 मार्क्स का आपका परीक्षा था, तो पास होने का प्रतिशत कितना है आप बताइए। पास होने का प्रतिशत, पहले पास होने के लिए अंक कितना चाहिए। टोटल में आप अगर 20% अंक लाते हैं तो 120 अंक ले आए, अभी भी फेल हैं आप, कितना और अंक लाइएगा तो पास हो जाइएगा, 30 अंक और, तो 30 अंक और जोड़ दीजिए, तो 150 अंक लाना है, कितना में, 600 में, इसी का प्रतिशत निकाल दीजिए। तो 150 बटे में 600 गुना 100, तो ये कितना हो गया, 25% अंक लाना पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी। तो आप क्या कीजिएगा, फेल और पास है तो अंक को जोड़िएगा, अगर दोनों फेल है तो अंक को घटाइएगा, अगर दोनों पास है तो यानी कि सेम वाले में आपको घटाना है, अपोजिट वाले में जोड़ना है, ये अंक है आपका। और प्रतिशत मार्क्स को हमेशा घटाइएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, 20 लीटर के मिश्रण में दूध, 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 5:3 है। ठीक है, यदि 4 लीटर मिश्रण निकालकर 4 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया मिश्रण का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, जब भी मिश्रण का सवाल रहे, उसमें से अगर आप मिश्रण निकाल लेते हैं तो जिस दो चीज का मिश्रण है उसके अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहां पर शुरुआत में दूध और पानी का अनुपात जो है, दूध और पानी का अनुपात जो है वह 5 और 3 है, तो इसमें से आप 4 लीटर मिश्रण निकाल लिए ना। भले मिश्रण की कुल मात्रा जो है 20 में से 4 घट के 16 हो जाएगा, लेकिन इसके अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अनुपात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो अब भी तो 5:3 के ही अनुपात में। तो 4 लीटर मिश्रण निकाल लिए तो 20 लीटर के जगह अब कितना लीटर इसमें मिश्रण बचा, 16 लीटर। अनुपात में टोटल है आपका 8, एक्चुअल में आपके पास अब बचा है 16, ये इसका कितना गुना, 2 गुना। तो मिल्क भी 2 गुना है, यानी कि 10 लीटर, और पानी भी 2 गुना। तो यानी कि 16 लीटर में अभी आपके पास 10 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है। अब आपसे बोला है कि अब 4 लीटर दूध मिला दिया जाए, तो दूध में ही ना जोड़िएगा 4 लीटर, तो 4 लीटर जोड़ दीजिए, तो ये 14 हो गया। ये तो आपका 6 ही रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो 14 6 के अनुपात में, अनुपात सबसे छोटे रूप में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना। तो याद रखिएगा, कभी भी मिश्रण में से आप कितना भी मिश्रण का मात्रा निकालते हैं उसके अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आएगा? 7:3। देखिएगा, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने बेटी की आयु से 3 गुना अधिक है। ये फादर है और ये पिता है, डॉटर। ठीक है, 10 साल पहले का बात की। 10 साल पहले 3 गुना था पिता अपने बेटी से। अगर बेटी 1 है तो पिता उसके कितना है? 3 है। ठीक है, 10 साल के बाद, कभी भी बाद या पहले हो तो वो प्रेजेंट से काउंट होता है। ये प्रेजेंट से 10 साल पहले है। अब 10 साल बाद जो बोला तो वह प्रेजेंट से 10 साल के बाद है। तो प्रेजेंट से 10 साल के बाद यानी कि 10 साल बाद हुआ। इसका जो आयु है बेटी के आयु से 2 गुनी अधिक होगी। तो बेटी अगर 1 है तो अब कितना रह गया? 2 हो गया। तो कभी भी 2 व्यक्ति के बीच में आयु का अनुपात जो है वह हमेशा समान होता है, चाहे 10 साल पहले का बात कीजिए या 50 साल के बाद का बात कीजिए, अनुपात का अंतर जो है हमेशा समान होता है। तो आप बताइए, यहां अनुपात में अंतर कितने का? 2 का। और यहां अनुपात में अंतर कितने का? 1 का। तो ऐसे काम नहीं ना चलेगा। अंतर को बराबर कीजिए। तो 2 1 को बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना कीजिएगा? 2 से गुना। तो 2 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। आप बताइए, 3 से 4 हो रहा है, ये 1 से 2 हो रहा है, अनुपात में कितने साल के बाद हो रहा है? 1 साल के बाद हो रहा है। जबकि सवाल में दिया हुआ है एक 10 साल पहले, एक 10 साल के बाद। तो इसके बीच कितने का अंतर है? 20 साल का ना जी, 20 साल का अंतर होगा ना। आज वर्तमान है तो वर्तमान में 2025 है, 10 साल पहले जाइएगा तो 2015। आज वर्तमान में 2025 है, 10 साल के बाद जाइएगा 2035। तो 15 से 35 20 साल का गैप हुआ कि नहीं? तो 1 यूनिट 20 के बराबर कितना गुना हो गया? 20 गुना हो गया। आपसे क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो आप बताइए, ये 3 है 10 साल पहले, तो 3 का 20 गुना कर दीजिए, 60 हो गया। ये 1 का 20 गुना कर दीजिए तो कितना हो गया? 20 हो गया। अब ये 10 साल पहले का बात है, वर्तमान में जाइएगा तो 10 साल जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 70। इसके वर्तमान में जाइएगा तो इसमें भी 10 साल जोड़ना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा? 30। तो 7 3 का अनुपात नहीं हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो जब भी एज का सवाल रहे, अनुपात का बात करें, तो 2 व्यक्ति के बीच आयु का अनुपात का अंतर हमेशा समान होता है। आयु का अंतर हमेशा समान रखिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, 2 संख्या 2 3 के अनुपात में, आप बताइए 2 3 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में से 12 घटाया जाता है, यानी कि समान संख्या अगर घटाया जाता है तो परिणामी संख्या का अनुपात 5 8 हो जाता है। तो कभी भी समान संख्या घटाइएगा तो उसके अंतर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले कि एक संख्या 30 है और एक संख्या 40 है, अभी दोनों के बीच कितना का अंतर है? 10 का अंतर। दोनों में से 5 5 घटा दीजिए, इसमें से 5 घटा दीजिए 25, इसमें से 5 घटा दीजिए 35 हो गया। अंतर तो अभी भी 10 का ही ना है। तो दोनों में से 12 12 घटाएं तो अंतर तो बराबर होगा। तो अंतर यहां पर कितना का है अनुपात में? 1 का। यहां पर अंतर कितना? 3 का। तो 1 और 3 को आपस में बराबर कीजिए। तो ये बताइए, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? ये 9 है और इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ये 6। आप बताइए 6 से 5 हो रहा है तो कितना घटाए आप? 1 ही घटाए ना, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना घटाए हैं? 12 घटाएं। 1 यूनिट 12 के बराबर 12 गुना। तो आपसे क्या पूछा है? संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या आपका कितना है? 6 है। तो 6 का 12 गुना कितना हो जाएगा? 72। और दूसरा संख्या क्या है? 9 है। तो 9 का 12 गुना कितना हो जाएगा? 100।
8। एक्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, कोई फायदा नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। आज एक भी हमें नहीं लगता है कि सवाल में जान था। इसको इजी सेट बोलेंगे, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे। चलिए कितना आएगा? 58, 57। देखिए इसको लगभग सब कोई बनाता है। बहुत कोई करता क्या है कि पूरा गुना करके बनाएगा, है ना, गुना करके ही बनाए होइएगा, तो उससे तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन आप क्या पाइएगा कि कैलकुलेशन ज्यादा पाइएगा, तो वहां टाइम लग जाएगा। आपको डेविएशन करने का तरीका हम बताते हैं, डेविएशन से बताते हैं। आपका 11 पारी के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52, यानी कि 11 पारी तक में, 11 पारी तक में इसका एवरेज कितना है? 52 का एवरेज है, ठीक है। उसके बाद 13 पारी के बाद, यानी कि 2 पारी और खेला, 12वां पारी और 13वां पारी, ये 12वां पारी है और ये 13वां पारी है, ठीक है। यह औसत बढ़कर 54 हो गया, यानी कि सभी पारी अब मिला दिया जाए, 11 पारी यहां टोटल, ये 12वां पारी, ये 13वां पारी, सभी औसत को मिला दीजिए तो ये आपका कितना हो गया? औसत टोटल 54 हो गया। आपसे क्या बोला है कि यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी यानी कि 12वां पारी के अपेक्षा 16 रन अधिक बनाए, अगर 12वें पारी में x रन बनाता है तो इसमें कितना रन बनाएगा? x प्लस 16 बनाएगा। तो उसने 12वीं पारी में कितना रन बनाया, यानी कि x का वैल्यू पूछा है, तो लोग क्या करेंगे? 52 गुना 11 प्लस x प्लस 16 बराबर 54 गुने 13 करके तब x का वैल्यू निकालेंगे। जब तक में वो गुना करेंगे तब तक आप क्या कीजिए? डेविएशन लगा के तुरंत आंसर कर लीजिएगा। आप कंपैरिजन कीजिए, इस 52 का एवरेज और ये टोटल 54 है, ये ज्यादा है कि कम है? 54 से यह कम है ना? कितना कम है? 2 कम है, तो एवरेज में 2 कम है, और टोटल पारी देखा जाए तो 11 है, तो टोटल में कितना कम हो गया? 22 कम। तो डेविएशन में क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड को पूरी तरह से 0 बनाइए। तो ये आपका 22 -22 है, तो ये टोटल मिलाकर आपका कितना होना चाहिए? +22 होना चाहिए, तभी ना ये आपका ये हो जाएगा। तो ये +22 टोटल हुआ। अगर एवरेज का बात किया जाए, एवरेज का बात किया जाए तो यह कितना हो जाएगा? आप बताइए तो, 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? एवरेज का बात किया जाए तो ये आपका 11 हो जाएगा, है ना। आप बताइए, 1 मिनट रुकिएगा। x प्लस 16 है, 11 दूना 22 -2 है तो +22। -2 गुना 11 -22 है टोटल, और ये आपका 2 22। +2, ये 2 लीजिएगा तो ये +11 हो जाएगा, तो +11 हो जाएगा। तो आप बताइए, +11 कीजिएगा तो ये अच्छा, ये है आपका 11, और 11 इसमें जोड़ दीजिएगा, 54 11 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा।
डायरेक्ट आप कीजिएगा तब तो हो ही जाएगा, उसके उस वाले रूल से तो तुरंत बन जाएगा। 52 गुने क्या कीजिएगा आप, 11 पारी, 12वें पारी में x, 13वें पारी में क्या कीजिएगा x प्लस 16, ये आपका कितना हो जाएगा 54 गुने 13। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। याद नहीं है मुझे कि कितना आंसर आ रहा है, कितना आया जी 57 आएगा। x का तो वैल्यू यहां से 57 आ जाएगा। ये -2 लिए, 2 से कम है तो 11 दूना 22, -22 हो गया। तो इसको जीरो करने के लिए ये क्या करेंगे, +22 करेंगे। 22 में 2 से भाग देंगे, काहे कि 2 पारी है, +11। चलिए इसको रहने दीजिए, इसको हम फिर कभी हम डेविएशन का बताएंगे। ये बहुत अच्छा रूल है, ये आपका जो है ना कि ये आपका कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर देगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका इकाई अंक बोलेंगे लोग 7। चलिए 31 में भाग दे दीजिएगा 4 से, 31 में भाग दे दीजिएगा 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 सत्ते 28, 3 बचेगा। तो 3 का पावर रिमाइंडर आ जाएगा, 3 का पावर 3 27। इकाई अंक कितना हो गया 7 हो गया, है ना। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, देखिए 2 का पावर 20 है और इसमें 3 से भाग देंगे। आप कुछ मत कीजिए, पावर को भूल जाइए, अभी 2 में 3 से भाग दीजिए। जब भी छोटा से बड़ा, छोटा में बड़ा से भाग देते हैं तो कितना कम है, ये 3 से 1 कम है, तो ये -1 का आपका रिमाइंडर आ गया। अब -1 पे इवन पावर आपका क्या आएगा +1 देगा, यानी कितना शेषफल बचेगा, ऑप्शन नंबर डी 1 बचेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रोकेंगे, कल हम लोग नेक्स्ट टेस्ट के साथ मिलेंगे।